नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज दिन भर की जो तस्वीरें थी और उसके बाद कुछ देर पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया वो दिखाता है कि कितनी प्रचंड जीत बिहार में हुई थी। शायद इसका अंदाजा तो बीजेपी को भी नहीं था, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ना हो, क्योंकि 107 के आंकड़े की बात की थी और जब दावा किया जा रहा था तब भी कई लोग बहुत सवाल उठा रहे थे। लेकिन 200 के पार पहुंचना बिहार में ये समझ से परे था हर किसी के लिए। हालांकि इसे लेकर भी एनालिसिस जारी है और जो लोग ये कहते थे कि आम जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी बिहार से एनडीए को, तो कम से कम उन्हें यह जवाब मिल गया। दूसरी तरफ दिलचस्प आज राजस्थान में भी अंता का विधानसभा चुनाव रहा, जहां नेक टू नेक फाइट शुरुआती तौर से दिखे और हर एक राउंड में दिलचस्प आंकड़े, आगे पीछे का खेल। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए रखे, शुरुआती तौर से नंबर 1 पर बने रहे और उसके बाद एक बड़ी जीत 15,500 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। चर्चा हम इस पर करेंगे क्योंकि बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। हमारे साथ एकलव्य जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, मिथिलेश जैन जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, राखी राठौर जी है, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है कांग्रेस से। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले स्वर्णिम जी आपसे रिएक्शन लेती हूँ। अंता के लिए आपको बधाई, लेकिन बिहार में कांग्रेस ढेर हुई, देखिए महागठबंधन ढेर हुआ। देखिए आज दो चीज़ें देखने को मिली कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामों को आज अंता की जनता ने रिजेक्ट किया और उस पर जनादेश दिया, और बिहार में जाकर के ज्ञानादेश लिया है। ये जनादेश नहीं था, ये ज्ञानेश कुमार जी का ज्ञानादेश था। वरना ऐसा होता है कभी कि 102 सीट पे लड़ने वाली भाजपा 95 सीट जीत के आ जाए। चुनाव की तरह नहीं था जहां पे 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, जहां पे वोट कराने के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनें चला करके हरियाणा से भेजी गई। हमने देखा एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सारे लोगों के पदाधिकारियों के हमने फोटो देखी कि 6 महीने पहले दिल्ली में वोट डालते हैं और अब जाके अपना नाम कटवा करके बिहार में वोट डाल के आए थे। जब 65 लाख वोट आपने काट दिया, ऑब्जेक्शन आप ले नहीं रहे, SIR के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञानादेश किस लिए कह रहा हूं मैं, राजस्थान में जब चुनाव हुआ था, आम चुनाव, तो यहाँ पे हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जैसे ही आचार संहिता लगी, इसी चुनाव आयोग ने रोकने का काम किया था। चाहे 500 रुपए में जब हम सिलेंडर दे रहे थे उसकी सब्सिडी ट्रांसफर ना हो, या महिलाओं को जो हम सशक्तिकरण के लिए मोबाइल दे रहे थे वो रोका। इसके अलावा लंबे समय से चले आ रही जो पेंशन योजनाएं थी, वृद्धावस्था पेंशन हो या अन्य जो पेंशन थी, वो पेंशन भी उस अवधि में नहीं दी गई। और आश्चर्य की बात, बिहार में पोलिंग से एक दिन पहले ट्रांसफर होकर के 10,000 रुपए खाते में आते हैं। ये क्यों नहीं रुका? क्योंकि ये ही इनको ज्ञानादेश लेना था। अरे मिली भगत का खेल है, रेफरी भी अपना, खेल भी अपना, तो फिर तो मतलब ये मिली भगत पूरी गड़बड़ी बिहार में हुई है। राजस्थान के अंत में सब कुछ ठीक था, ईमानदारी से हुआ सब। यहाँ तो मान रहे हैं आप? अगर राजस्थान की जनता, क्या राजस्थान की जनता और जो देश की जनता नहीं है, क्या मोदी जी का मैजिक फिर यहाँ क्यों फेल हो गया एक छोटी सी विधानसभा में? तो ये बताता है कि एक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं, बिहार में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलीभगत करके, और उसका बहुत जल्दी खुलासा, बड़ा खुलासा करेंगे। ठीक है, मैं इस पे जवाब राखी जी, लेकिन एक सवाल का जवाब। बिहार में जहां 243 सीटें थी, जब इतनी बड़ी गड़बड़ी कर बहुमत लाया गया और इतने बड़े आंकड़े से, ठीक है, किसी को भी ये अंदेशा तो था ही नहीं कि 200 के पार जाएगी, 202 जो एनडीए को दिखा रहा है। लेकिन फिर एक अंतर सीट के लिए क्या बीजेपी यहाँ पर मेहनत नहीं करती? बीजेपी यहाँ पर नहीं करती, वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनाती जैसे बिहार में कर लिया और जीत गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान पर्ची सरकार दोनों हार गई चुनाव। दोनों का ही जो काम था, जो किए हुए थे वादे थे, जो उन्होंने काम करके दिखाया होगा, वो उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो आप बताइए, केंद्र की सरकार, पिछली सरकार, वसुंधरा जी भी वहां थी ना लगातार, और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भी जब लगातार गए और जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, और बिहार में इतना बड़ा मैंडेट, ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं ना, किसी को अंदाजा नहीं था, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तो मैच सेट था भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए इनको अंदाजा लगाना ही नहीं था। चुनाव लड़ने के लिए जहां पे ऐसे वोटर, जहां पे ऐसी सीटें जहां पे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती, और वहां पे अगर बिहार में जीत के आ रही है, तो हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार भी इसी कड़ी में जुड़ गया। मतलब कांग्रेस यही मान रही है कि गड़बड़ी हुई है, बड़े स्तर पर हुई है, और इसलिए बड़ा आंकड़ा, प्रचंड जीत यहाँ बीजेपी को बिहार में मिली। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रोक देते ना, अगर वो 10,000 रुपए ट्रांसफर कैसे हो गए? जवाब भी ले लेते। राखी जी, बधाई आपको बिहार के लिए, क्योंकि एनडीए ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में भी जिक्र किया एक एक बातों का, उन राज्यों का भी जो पहले जीते, बिहार का, और धन्यवाद बिहार की जनता को दिया। साथ ही एक इंडिकेशन भी दिया कि अब अगली बारी जो है वो पश्चिम बंगाल की है। लेकिन इस जीत को लेकर
कांग्रेस के इतने आरोप हैं, इतने सवाल हैं, इस जीत को क्या आम जनता भी वाकई इसी नजरिए और इसी चश्मे से देखेगी? देखिए, सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो विकास का काम है उसके लिए वोट किया है। उन्होंने वंशवाद की जगह विकासवाद का वोट किया है। उन्होंने कानून का राज चाहिए, ना कि कट्टे का राज, ये साफ साफ समझ में आ गई है। तो वहां के लोगों ने जिस तरह का मैंडेट दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उसके साथ ही अंता की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया। हमने वहां प्रयास किया, लेकिन जो हमारी उम्मीद थी उस हिसाब से हमें वहां सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन फिर भी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मेरे साथी प्रवक्ता ने बातें की, साफ साफ दिख रहा है, जो ऑडियंस होगी वो देख रही होगी कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो पूरा चुनाव था वो टेम्पर्ड था, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, वहां पे बायस काम था, और एक तरफ कहते हैं कि नहीं, यहां पर तो हमारी जीत है क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया था। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स चलेंगे नहीं। जब आप बेसलेस आरोप लगाते हैं तो यही नतीजा होता है। बिहार में 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग थी। 5 तारीख को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम होते होते हरियाणा के लोगों ने सामने आकर के कहा कि जिस प्लॉट्स की आप बात कर रहे हो, जो फर्जी वोटर्स की आप बात कर रहे हो, वो गलत है। तो बिहार की जनता ने देखा कि 1 साल बाद ये हरियाणा चुनाव का प्रकरण सामने लेकर आए हैं और वो भी बेसलेस है। तो जिस तरह से ये लगातार बेसलेस आरोप लगाते हैं, जनता को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज 5-6 के बीच में इनकी सीटें हैं। इससे पहले भी अगर देखोगे तो आप इनकी 20 सीट, 27 सीट, 50 सीट कभी ऊपर हुए ही नहीं बिहार में। और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अपनी हार को समझना कि क्या गलती हुई है, कहां सुधारना है, उसकी जगह लगातार हमारे इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करना। ईवीएम की बात कहा करते थे पहले श्वेता कि कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को जाता है, फिर कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, एसआईआर में गड़बड़ हो रही है। तो इनको टिकना पड़ेगा एक चीज पर। अगर ईवीएम में गड़बड़ हो रही होती तो वोट चोरी की क्या जरूरत थी? तो जनता ने विश्वास खो दिया है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से फर्स्ट फेज से पहले कहा, तेजस्वी यादव जी ने 11 तारीख का सेकंड फेज के इलेक्शन से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो साफ दिखा रहा था कि हताशा थी, कोई बेस नहीं था। इनसे कहा कोर्ट में जाइए, जो भी बातें वहां कीजिए, लेकिन वहां करने की जगह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर काम चलाएंगे तो यही नतीजा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और ये निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि आगे आने वाले समय में बिहार एक विकसित राज्य के रूप में अपना, यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास हार का ठीकरा फोड़ने के लिए दूसरा नया मुद्दा इस बार है। लेकिन अंता को लेकर भी एक कमेंट जरूर चाहेंगे। बिल्कुल। अंता, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था, शुरुआती तौर से था, लेकिन बड़े दिग्गज बीजेपी के, मौजूदा मुख्यमंत्री की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, साथ में बड़ा रोड शो करना, दोनों रोड शो में प्रचंड भीड़ का वहां पर पहुंचना, और लगभग मान रहे थे आप लोग की बीजेपी यहां पर रहेगी आगे। लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरह से टक्कर दी, दोनों बराबरी पे दूसरे तीसरे के लिए यहां पर लड़ाई हो रही थी, पहला नंबर तो पहले से, ऐसी स्थिति बीजेपी की वहां पर क्यों बनी? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई कमी रही जिसकी वजह से हमें वहां पर जो सफलता है वो नहीं मिल पाई। उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। आप देखिए, वेस्ट बंगाल में हमारी 2 सीटें थी, 2 सीटों से 77 पर आए, और जिस तरह का टारगेट आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है आगे आने वाले 26 के चुनाव में, वहां पर हम सरकार बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक हार की वजह से हम लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आगे आने वाले निकाय पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी का कार्यकर्ता और जोश से काम करेगा और उत्साह के साथ काम करेगा, क्योंकि बैकफुट पे आए जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे चले गए। हम आगे जरूर जाएंगे। और आप देखिए, 2 साल के अंदर जितने भी उपचुनाव हुए, 9 जगह पे उपचुनाव हुए, उसमें 5 जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। तो रिकॉर्ड अच्छा है। सिर्फ एक चुनाव की वजह से, देखिए, जीत तो एक चुनाव में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आज जीतते तो नो डाउट बहुत खुशी होती, लेकिन अगर अपेक्षित हमें रिजल्ट्स नहीं मिले तो भी हम उत्साहित रहेंगे। हम इसको एक चैलेंज के रूप में लेंगे और आगे और ज्यादा प्रयास करके रिजल्ट्स जो हैं चुनाव के, हम लोग अपने फेवर में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ठीक है। अंत पर एक और रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगी मिथिलेश जैमनी जी, क्योंकि चुनाव यहां होने से पहले लगातार हमने कई बार इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है, अलग अलग एंगल से, फिर चाहे रोड शो हो रहे हो, रैलियां हो रही हो, या फिर जब दावे किए जा रहे हो जीत को लेकर। लेकिन अंता के परिणाम, क्योंकि आखिरी वक्त तक अगर अचानक कोई पूछे कि अंता से कौन जीत रहा है तो आप एक नाम तुरंत नहीं बता सकते थे, क्योंकि ऐसी स्थिति, त्रिकोणीय मुकाबला है, ये भी हार सकते हैं, ये जाति समीकरण बने तो ये जीत सकता है, यही चल रहा था। क्या आप आज जो परिणाम आया, आपको लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, या फिर लग रहा है कि ज्यादा ही नरेश मीणा ने वोट खींचे? देखिए, निश्चित रूप से नरेश मीणा कहीं न कहीं इस सीट के परिणाम में कैटलिस्ट साबित हुए, जहां छबड़ा और देवली उनियारा में बीजेपी के लिए वरदान साबित हुए, यहाँ मुझे लगता है कि वो बूमेरिंग हथियार साबित हुए और बीजेपी को लॉस कर गए। लेकिन कहीं न कहीं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बीजेपी में कहीं न कहीं एक अंतर्कलह था। दबा दबा ही सही, दिल में दर्द था। चाहे प्रत्याशी चयन से लेकर लास्ट तक आप देख लीजिए,
नरेश मीणा का तो हो गया कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, क्योंकि लगातार 3 चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीजेपी को एक सबक लेना पड़ेगा कि भजनलाल जी के लिए जो कहा जाता है कि भजनलाल जी सीधे साधे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी जो टीम है राजनीतिक रूप से बहुत मैच्योर है। किरोड़ीलाल मीणा जी पहले दिन से थोड़े थोड़े से नाराज नजर आए और उनके भाई को दौसा में टिकट दिया गया और ब्राह्मण बाहुल्य सीट थी और वहाँ भी भजनलाल जी ने पूरा रोड शो किया और परिणाम आपके सामने है। और ये जो चुनाव है जहाँ कहा जाता है कि महारानी और राजा इन दोनों को किस तरीके से उन्होंने अपने घर के जोगी जोगना आन गाँव के सिद्ध, यानी हीरालाल नागर वहाँ के हैं, धाकड़ बोट कोर बोट हैं, उसके बावजूद हीरालाल नागर को नहीं बुलाया। मदन दिलावर वहाँ के हैं, एससी के वोट हैं। आप प्रेमचंद बैरवा जी पर पराई पे जो भट्टी है उस पर रोटी सेक रहे हो। प्रेमचंद बैरवा जी तो खुद दूदू में उपचुनाव हार गए पंचायत समिति का, उनके भरोसे आप वहाँ जीतने का प्रयास कर रहे थे। ओटाराम देवासी वो वोट दिलाएंगे, आप देखिए जोगाराम पटेल वो वोट दिलाएंगे, जिनका कोई कास्ट आधार नहीं है। कहीं न कहीं वसुंधरा राजे जी से मैं लगता है कि रणनीतिक चूक हुई, लेकिन वसुंधरा राजे जी की बार्गेनिंग कैपेसिटी अब मुझे लगता है कम हो गई। जिस तरीके से एक और इन्होंने सिगुपा छोड़ा, मंत्री बनाओ भाजपा राओ। पहला मंत्री बनाया सुरेंद्र पाल टीटी, अग्निवीर हुआ। दूसरी बार किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि अगर दौसा सीट हार जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और लिखा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और हार गए। और तीसरी बार मदन राठौड़ जी गए और अंता में जाके कहा कि मोरपाल जीतेगा तो मंत्री बनाएंगे, मंत्रिमंडल का जल्दी हम फेरबदल कर रहे हैं, और हार गए। तो कहीं न कहीं ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि धाकड़ कम्युनिटी जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, शिवराज चौहान से लास्ट में इन्होंने अपील भी कराई लेकिन वोट नहीं ले पाए। और कहीं न कहीं जिस तरीके से एक थर्ड फ्रंट के लिए हाड़ौती में जगह हो गई, क्योंकि 20 महीने में अगर इसके नरेश के वोट जोड़ दिए जाए तो 40,000, 60,000 और 53,000 तो काफ़ी वोट हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें बता रही है। और जिस तरीके से नरेश ने कहा कि अब मैं केजरीवाल जी से मिलूंगा, अखिलेश यादव से मिलूंगा, और प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके पक्ष में समर्थन दिया है। अब कांग्रेस तो मेवाराम जैन को लेती है, वैसे लेती है नहीं लेती है, लेकिन ये तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने कहीं न कहीं कामयाब रहे। और अशोक गहलोत और अशोक चांदना, अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा काम किया आखिरी दिन जाके। मैं हमेशा कहता हूँ कि माड़ी समाज को पॉलिटिकली जगाने के लिए हमने देखा था भारत जोड़ो में राहुल गांधी के सामने एक तरफ गुजर समुदाय के लोग सचिन पायलट जिंदाबाद कर रहे थे, और एक दिन ये, और लास्ट में जाकर उन्होंने मोरपाल के ऐसा डेंट मारा माली कम्युनिटी में कि वो खड़े नहीं हो पाए। तो अशोक गहलोत कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से देते हैं पॉलिटिक्स में। उनका चेहरा बता रहा था, लास्ट दिन उन्होंने नरेश पर ही टारगेट किया कि उनको पता था कि नरेश से ही कुछ नुकसान हो सकता है। मोरपाल की तो वो कहानी निपटा चुके थे, क्योंकि उन्होंने मूल ओबीसी और ओबीसी में एक नई शाखा खोली थी सत्यनारायण सैनी की, तो उसका रिजल्ट आया। तो मैं कुल मिलाकर कहूंगा अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा गेम किया। और कहीं न कहीं जो सचिन पायलट की शिकायत केसी वेणुगोपाल जी से डोटासरा जी ने की, उस पर मोहर लग गई। और मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत कांग्रेस में फ्रंट फुट पे खेलेंगे, राजस्थान में, बिहार में तो भले। जो चुनाव लड़ने वाले थे या पार्टियों की बात करिए, वो तो हार जीते एकलव जी, लेकिन अंता के चुनाव में हार किसकी हुई? कैंडिडेट से इधर, पार्टी से इधर, क्योंकि पर्दे के पीछे और सामने भी बहुत बड़े बड़े चेहरे दिग्गज थे, और कहा जाता है कि अंत के परिणाम बहुत लोगों के भविष्य के मद्देनजर पावर को भी तय करेगा। देखिए श्वेता जी, मैं तो इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि ये एक त्रिकोणीय मुकाबला था, और यदि एक त्रिकोणीय मुकाबले में 3 प्राइमरी कैंडिडेट्स हैं और तीनों अगर 50,000 वोट से ज़्यादा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सारे ही कैंडिडेट्स ने चुनाव अच्छा लड़ा। अंत में जीत तो किसी की होनी थी। और मैं समझता हूँ प्रमोद जैन भाया जी ने तो जिस तरह से चुनाव लड़ा, और जो मिथिलेश जी ने अभी हमें फैक्ट्स बताए, वो तो बधाई के पात्र हैं ही। और देखिए, नरेश मीणा जी के बारे में भी एक बात कहूँगा कि पिछले 1-1.25 साल में जो भी जिस भी तरह से उनने अपनी एक साख को इस्टेब्लिश करा राजस्थान में, तो हम उनके ये जो गुस्से की बात होती है, आचरण मर्यादा की जो बात होती है, उससे डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखेंगे तो मैं तो जो देख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि चाहे हरीश मीणा जी हों, चाहे किरोड़ीलाल मीणा जी हों, यहाँ पे मीणा समाज के नेक्स्ट जो सबसे बड़े इस्टेब्लिश होने वाले लीडर हैं राजस्थान में, जो अभी वेकेंट है, उसको नरेश मीणा ही शायद उस स्पेस को, उस वैक्यूम को फिल कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि अभी मतलब थोड़ी परिपक्वता की शायद उन्हें आवश्यकता और हो,
लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है। और मतलब बीजेपी से भी एक प्रश्न तो रहेगा कि आखिर जब 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना जोर लगा दिया, हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, तो और जब पता था कि वहाँ पे नरेश मीणा अपने आप में इतने बड़े फैक्टर हैं और तो मीणा कम्युनिटी का जो वोट है वो इतना डोमिनेंट रीजन होने वाला है इस इलेक्शन में, तो किरोड़ी लाल मीणा जी वहाँ गए क्यों नहीं? तो मुझे इन सब चीज़ों को ही देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और नरेश मीणा के लिए तो इससे ये पॉजिटिव टेक अवेज हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एक आत्मचिंतन का विषय है। बिल्कुल। और अब बिहार की बात कर लेते हैं। 202 ये जो आंकड़ा है, 243 सीटों में एनडीए का ये प्रचंड बहुमत है। आरोप बहुत अभी आपने सुना भी कि किस तरह से स्वर्णिम जी का कहना था कि ये इतनी बड़ी जीत, ये जीत नहीं है 202 सीटों की। लेकिन बिहार में क्या वाकई में जनता ने इस बार किसको वोट देखा, और इस जीत की सबसे बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? क्या नेतृत्व को मानते हैं, मजबूत गठबंधन को मानते हैं, या फिर विपक्ष की वीक स्ट्रैटेजी? देखिए कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये आरोप ही है। हाँ। जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, ये जो जनता के कॉमन सेंस को जिसे कहते हैं ना, रोबस्ट कॉमन सेंस ऑफ द कॉमन मैन, उसको जो ये चैलेंज करते हैं ना, एज इफ जनता को कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब इस देश के जितने मतलब ये तो इनने पहले ये ईवीएम की बात करते थे, जब तक इस देश के आखिरी व्यक्ति ने इनका ईवीएम पे साथ नहीं छोड़ दिया तब तक ये ईवीएम की बात करते रहे। और जब ईवीएम की बात खत्म हो गई तो अब एक ये नया मामला आ गया कि वोट चोरी हो जाती है। अब वोट चोरी की जब बात होने लगी तो उसमें आप देख लीजिए कि भले ही मतलब चुनाव आयोग ने जो तथ्य रखे, चलिए चुनाव आयोग को भी आप कह रहे हैं कि बिका हुआ है, उसके इसी मामले पे आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी गए, क्या उन्होंने इस पे कोई ऑब्जेक्शन करा एसआईआर को लेके? उन्होंने भाई अगर मान लीजिए कि एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि भाई इतना दुरुस्त नहीं है हमारा सिस्टम, कई बार मतलब वोटर्स का गलत एडिशन हो जाता है या गलत तरीके से डिलीशन हो जाता है, तो वो करेक्शन कैसे होगा? एसआईआर से ही तो होगा ना। उस एसआईआर का आप विरोध कर रहे हो। तो एक तो ये पार्ट था श्वेता जी, परंतु मुझे लगता है कि इसके अलावा जो कुछ प्राइमरी रीजंस हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस इलेक्शन में बेसिकली 2 टीम्स थी। एक तरफ कौन था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 12 वर्ष तो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में और 11 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी जो लगभग 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। तो इन लोगों की राजनीतिक सूझबूझ का जो टक्कर थी वो किससे थी? जो 20 साल से आउट ऑफ पावर है स्टेट में तेजस्वी यादव, और जो 11 साल से आउट ऑफ पावर है राहुल गांधी। और ना इनको कोई जिसे कहते हैं ना कि प्रशासनिक अनुभव है दोनों को कुछ खास। तो ये पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी फाइट ही थी, ये इसी को देख के कोई भी बता सकता है कि पलड़ा किसका भारी था। उसके बाद जो मैं कहता हूँ, अभी श्वेता जी एक बात हुई थी ना कि 10,000 रुपए दे दिया, रिश्वत दे दिया। ये 10,000 रुपए जो थी श्वेता जी, ये सिर्फ कंटिन्यूटी थी। जिसने नीतीश कुमार जी की राजनीति को या उनके प्रशासन को फॉलो करा होगा उसको पता होगा कि 2005 में जब वो बने थे ना, तो उस समय चाहे कानून व्यवस्था हो, उसके बाद वो लड़कियों को साइकिल देना हो स्कूल जाने के लिए, चाहे शराबबंदी करके उनको घर में सम्मान दिलाने की बात हो, तो ये 10,000 सिर्फ एक कंटिन्यूटी है जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो। और जब ऐसी कंटिन्यूटी होती तो वो आचार संहिता में नहीं आता है, और पहले भी दिया जा चुका था एक फेज में 70,000 करीब महिलाओं को। और लेकिन इस बात को कांग्रेस उठा रहा है। एक 2 छोटे से लास्ट में एक पॉइंट्स कहना चाहूंगा श्वेता जी। एक तो मुझे लगता है कि देखिए 2024 के चुनाव में जो बीजेपी 300 से 240 पे आई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फेंस सिटर्स जो बीजेपी के सपोर्टर्स हुआ करते थे, उन्हें जिस तरह से मैंने देखा है कि जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में और अब बिहार में जिस तरह के रिजल्ट्स बीजेपी को रिजाउंडिंग रिजल्ट्स जो मिले हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे, उनको कई ऐसे सपोर्टर्स थे जिनको ऐसा लगा कि हम अपने लोकल एमएलएज और लोकल एमपीज को सबक सिखाने के चक्कर में हमने मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी वीक कर दिया। और अंत में श्वेता जी, मतलब मुझे नहीं पता कि आज कितने चैनल्स पे और कितने डिबेट्स पे इसकी बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक दिन पहले चुनाव के जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, देखिए कि जिस तुष्टीकरण की राजनीति से इन आतंकवादियों को पाल पोस के इस देश में बड़ा करा गया ना, उन आतंकवादियों ने इनके साथ ही धोखा कर दिया। मैं 100% श्योर हूं कि उसका ये जो हम देख रहे हैं ना कि यादव वोट बैंक, यादव डोमेन्स जो हैं, उन क्षेत्रों में भी उनका वोट ब्रेक हुआ है जो पहले नहीं होता था बिहार में।
तो कहीं ना लेकिन कहीं आपको ओवरऑल लगता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ उसका पूरा कनेक्शन इलेक्शन से था 11 तारीख के? नहीं, इलेक्शन से था मतलब क्या, मतलब मोदी जी ने करवा दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब आप वो ब्लास्ट को हम इस इलेक्शन या बिहार से जोड़ के कैसे देखें? मैं ऐसे देखें, हाँ। मैं नहीं जोड़ के इसलिए देखने के लिए मैं कह रहा हूं हाँ। कि जब वो एक दिन पहले हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, अगले दिन वोटिंग थी ना वहां पे, तो अगले दिन जब वोटिंग होगी और जब एक तरफ आपकी दूसरे सामने जो आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक पार्टी वो है जो हिंदुओं की बात करती है और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी बाहर गए हुए थे ना जब ये ब्लास्ट हुआ और नरेंद्र मोदी जी भी भूटान गए हुए थे, वो जब वापस आए तो वो सीधा गए ना वहां एलएनजेपी हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने रोका था क्या कि वहां पे जाके उन लोगों से मिले? राहुल गांधी जब पिछली बार बाहर गए हुए थे, जब चुनाव चल रहे थे, तो वो जब यहाँ पे नहीं, वो जब यहाँ पे आए तो आपको ध्यान होगा हरियाणा में वो जो दलित आईपीएस ऑफिसर जिनने सुसाइड कर लिया था, उनके यहाँ तो चले गए थे ना। तो यहां जाने के लिए किसने रोका है आपको? या हिंदुओं की कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ मुस्लिम के पास जाएंगे, दलित के पास जाएंगे, और वो भी तब चुनाव चल रहा होगा तभी। तो श्वेता जी, मैं कह रहा हूं ना, जनता का जो रोबस्ट कॉमन सेंस है, जनता बोले नहीं लेकिन जनता को ये सब दिखाई देता है। जवाब लूंगी, लेकिन एक बार चर्चा कर रहे थे और क्योंकि एनडीए को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा मिथिलेश जी, क्योंकि अंता पे तो आपने अपने कमेंट दिए, लेकिन बिहार में जो हुआ और बिहार में जिस तरह से बड़ा मैंडेट आया, अलग वजह बताई जा रही, सबके अपने अपने विचार है कि क्यों ये जीत मिली, किस आधार पर यहाँ पर मजबूत हुई एनडीए। लेकिन क्या आपको लगता था कि आंकड़ा ये 202 का पहुंचेगा? दूसरी अहम बात कि टक्कर तो यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन के बीच थी, लेकिन पीके फैक्टर जब आया तो सब ये कह रहे थे कि ये डेंट करेगा, ये एक मजबूती के साथ आएंगे, लेकिन धीरे 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 अब जब परिणाम आए तो कुछ भी नहीं कहा। देखिए, पीके के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार राजनेताओं के साथ रहते रहते कई कार्यकर्ताओं को गलतफहमी हो जाती है कि मैं भी नेता बन जाऊंगा। अशोक गहलोत के साथ रहने वाले कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं भी चुनाव लड़ लूंगा। धर्मेंद्र राठौड़ ने पिछली बार कोशिश की थी, टिकट नहीं मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पीके जी एक अच्छी एडवाइजर हो, आप अच्छा इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, आप नेता नहीं बन सकते। क्योंकि जो पब्लिक से पीआर स्किल है वो एक नेता जानता है, वो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पब्लिक से सीधा कनेक्ट होना जानता है, वो केवल नेता जानता है, वो आंखें पढ़ के देख लेता है कि इसमें कितनी दम है। तो प्रशांत किशोर जी को मैं कहूंगा कि अहम और वहम दोनों हो गया था कि मैं बिहार को बदल दूंगा। बिहार की धरती मां सीता की जन्मस्थली है और उसको बदलना प्रशांत किशोर जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। और क्या यही वहम तेजस्वी को तो नहीं हो गया था, क्योंकि शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और ये तारीख को लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम बिहार से जीत रहे हैं। देखिए, वो धर्म की धरती है और वहाँ छठ मैया सूर्य की पूजा होती है और जो सूर्य की उपासना करते हैं उनका आत्मबल बहुत तेज होता है। और अगर आप झूठ बोलते हैं और अपने भाई के साथ दगा करते हैं, हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि अगर आप भाई से दगा कर लेते हो तो उसका पूरा कुल नाश हो जाता है, भाई का हिस्सा खा लेते हो तो पूरा कुल नाश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से सबसे बड़ा पाप उन्होंने किया कि उनका एक सीधा साधा भाई, भले वो चुनाव हार गया, जो बाके बिहारी का बड़ा भक्त है, उसकी बद्दुआ उनको ऐसी लगी कि वो किसी काम के नहीं रहे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है बिहार की जीत में, कंट्री फर्स्ट, देश प्रथम, ये भाव कहीं न कहीं बिहार के लोगों में जाग गया। क्योंकि बिहार में जितने भी आंदोलन हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तमाम जो चीजें हैं, वहां का आदमी का समझने का जो विजन है वो इंडिया के अदर स्टेट से थोड़ा फास्ट है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार का आदमी बहुत जल्दी चीजों को समझता है और निर्णय लेता है। दोनों खूबियां हैं। उसका कारण यही है कि वो सूर्य उपासक है। जिस तरीके से छठ मैया का राहुल गांधी ने अपमान किया, ये तमाम चीजें धीरे धीरे, देखिए जनता बहुत धीरे धीरे अपना परसेप्शन और नैरेटिव सेट करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस से रणनीतिक चूक हुई। कांग्रेस तो वैसे भी वहां आधार था नहीं, न यूपी में है ना कहा, एक तरफ मुलायम जी के बेटे के पीछे, एक तरफ लालू जी के बेटे के पीछे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जिस तरीके से मखाना है, उस मखाना ने मुझे लगता है कि पूरी तरह जो नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा उठाया, मैं यही कहता हूं कि जो राजनेता होता है वो समझता है किस मुद्दे को उठाना है और किस मुद्दे को उठा के क्या करना है। अशोक गहलोत में भी ये क्वालिटी है कि वो मुद्दा उठाते हैं और क्लिक कर लेते हैं और सारी चीजें। आप ये मानेंगे बिहार में जो एमवाई फैक्टर था, मुस्लिम यादव फैक्टर, ये बदल दिया है वहां की जनता ने, जिससे पीएम ने भी कहा कि महिला और युवा हो गया, ये महिला और युवा फैक्टर हो गया। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जॉब सबको चाहिए और जिस तरीके से बिहार के लोगों ने दिल्ली में आके
जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आईएएस और आईपीएस बने और पूरी देश और दुनिया में छा गए, उसके बाद बिहार के नौजवानों को एक सुनहरा भविष्य नजर आने लगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आज जितने भी आईएएस आईपीएस बनते हैं उसमें बिहार का बहुत बड़ा कद है। उसका कारण यह है कि बिहार का आदमी बहुत डेडिकेट होता है, उसने जो डिसीजन लेता है वो सब बदलता नहीं है। आप राजस्थानियों को और स्टेट वालों को आखिरी मूवमेंट तक स्विफ्ट करा सकते हो, लेकिन बिहार के आदमी ने एक बार जजमेंट ले लिया, उनके दिमाग में बैठ गया कि नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी हमारा भाग्य बदल सकती है, उसको बदलना नामुमकिन था। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक चर्चा चल पड़ी है कि जब 1984 में कांग्रेस पीक पर थी, सहानुभूति की लहर थी, 543 में से 415 सीटें आई। जब एनटी रामाराव का एक जलवा हुआ करता था, लोग उनकी एक शक्ल देखने के लिए तरसते थे, तब भी उनकी सीटें 245 में से 202 आई। लेकिन जो बिहार में मैजिक हुआ, जो मोदी मैजिक चला, वो इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, कश्मीर के नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग अगर आतंकवादी बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी दूरी है। हर आदमी चाहता है कि उसका सर सुरक्षित रहे, उसके बच्चे सुरक्षित रहे, उसके सपने सुरक्षित रहे। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी बहुत शिद्दत के साथ पहुंचा पाए। और मैं कहूंगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी और योगी आदित्यनाथ का करिश्मा, राजस्थान के तो मुख्यमंत्री जी को बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग गए, जिसमें भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल गए, सीतामढ़ी के परिहार सीट में वो जीत गए, सतीश पूनिया जी गए नवदा, वो जीत गए। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बिहार में देशभक्ति का रंग सिर चढ़कर बोला, और कहीं न कहीं जो कहते हैं ना कि लालटेन का तेल खत्म हो गया और दिया बुझ गया, और कांग्रेस उसी दिए की आस में बैठी। बिल्कुल अलग अलग फैक्टर जीत हार को लेकर बताए जाते हैं, अपनी जीत के दावे को लेकर कहे जाते हैं। लेकिन राखी जी, बिहार में जो परिणाम आए, क्या माना जाए, ये लड़ाई जो थी वो गठबंधन वर्सेस बिखराव की थी, क्योंकि एक तरफ तो महागठबंधन, वो भी गठबंधन था, और एनडीए ये भी गठबंधन है, लेकिन दोनों गठबंधन में बहुत फर्क था। खुद की लड़ाई में ही तो खुद का नुकसान नहीं हो गया। बिल्कुल, ये लड़ाई तो उसी समय महागठबंधन हार गया था जिस समय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। हम कई बार इस बात को कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव था, लेकिन गठबंधन 255 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था। लोगों को समझ में आ गया कि अभी कुछ भी नहीं है, तब भी इतना झगड़ा आपस में है सीटों के लिए, जबकि बेस कुछ भी नहीं था। आप देखिए धरातल पर कुछ भी नहीं है आज जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समय जो झगड़ा था इनके बीच का, हर जना ये चाहता है कि उसके स्टेट में एक स्टेबल सरकार हो, उसके स्टेट में एक सिक्योरिटी और सेफ्टी की उसको मिले पूरी। ये चाहत हर एक इंडिविजुअल की होती है। और 2005 से पहले जिस तरह का वहां जंगल राज था, आज प्रधानमंत्री जी ने भी माताओं को, बहनों को और बेटियों को स्पेशली धन्यवाद दिया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रोल उनका रहा। रोल इसलिए रहा क्योंकि पहले ये होता था कि 6 बजे बाद वो जाना अलाउड नहीं होता था, बाहर नहीं जा सकते, अपहरण होते थे, एक्सटॉर्शंस लिए जाते थे। तो इस तरह की जो चीजें थी उसको रोकथाम करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट ने वहां पर किया। और इसीलिए देखिए 20 साल बाद वापस रिपीट होना श्वेता एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यानी साफ साफ लोगों ने, जो एंटी इनकम्बेंसी बार बार कहा जाता है कि 20 साल तक हो, लेकिन उसको प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करके वहां के लोगों का समर्थन लेना, उन लोगों का सम्मान प्यार लेना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो जिस तरह से हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आगे चल के बिहार को बेटर तरीके से हम लोग वहां पर प्लेस कर पाएंगे। और बिहारियों को विश्वास है इस बात का कि एनडीए गवर्नमेंट आगे चल के इसमें और बेहतर तरीके से बिहार के लोगों के लिए काम करेगी। स्वर्णिम जी, जब सीट शेयरिंग की बात हुई थी, 61 सीट में से 6 कांग्रेस को मिल पाई है। क्या वाकई में गंभीरता से कांग्रेस ने बिहार में चुनाव लड़ा था? क्यों बार बार राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे? क्यों बार बार ये कहा जाता रहा कि यहां महागठबंधन तो था, लेकिन ऊपरी तौर से था, अंदरूनी तौर पर कहीं कोई गठबंधन नहीं था, एक दूसरे के खिलाफ ही थे, और यही कहीं ना कहीं हार का कारण भी बना। या और दूसरा है मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, क्या उसे अच्छे से भुरा नहीं पाए तेजस्वी? देखिए श्वेता जी, हमारे महागठबंधन पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं एक ही गठबंधन पे, जो भाजपा और इलेक्शन कमीशन का है। वो उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट जज की एक कमेटी हुआ करती थी। आप तो सभी को, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है देश को, आप इसी पर सवाल उठा रहे कि इलेक्शन आपको भरोसा हो सकता है। चुनाव मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बात सुनिए ना। चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं करेंगे, दूसरे राज्यों में चुनाव कैसे होंगे? दूसरे राज्यों में चुनाव भी तो इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। अगर आप सवाल उठ रहे हैं, देखिए बात सुनिए, आप अगर आप उसके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया बदलते हैं, क्यों बदली आपने, किस क्या जरूरत पड़ गई थी? सर वो कौन सी प्रक्रिया थी? सुनिए सर कमेटी की कौन सी बात कर रहे थे आप? सर
कमेटी के नहीं, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के हाँ, लिए तो नहीं इलेक्शन था ना? कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के जी। लिए तो जो कमेटी थी उसका चलो प्रारूप आप बदल एक दिया चीज था। बता दो, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रारूप बदल दिया था ना, आपके टाइम में कोई कमेटी थी क्या? प्रधानमंत्री खुद ही अपॉइंट कर दिया करते थे। प्रधानमंत्री नहीं, ये कमेटी थी, इसका कानून ला करके किसने बदला? क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी मिटानी थी। आपको वोटर लिस्ट क्यों नहीं देनी है? इसलिए नहीं देनी है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से दूर हटना है। आपको फुटेज क्यों नहीं देनी है? किसने 5 बजे बाद 6 बजे बाद वोट किया, उसके 45 दिन में क्यों मिटा दोगे आप? क्योंकि आपने कानून बदला, क्योंकि कहीं ना कहीं गफलत है। अगर सच हो तो दो ना, क्यों नहीं? अरे वो ब्राजीलियन मॉडल के अगर 200 पोलिंग बूथ पर अगर वोट आ सकते हैं तो आप पे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि हम जो प्रश्न उठाते हैं वो सबूत के साथ देते हैं और आप जवाब नहीं दे पाते, ना इलेक्शन कमीशन जवाब दे पाता है। क्यों हो रहा है? और यहाँ पे सब जगह पे सुनिए, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार अंत में फेल हो जाती है और आप वहां कह रहे हैं कि जबरदस्त जनादेश, ये ज्ञानादेश दिया है आपने और कुछ नहीं है। स्वर्णिम जी, इलेक्शन कमीशन चलिए मान लीजिए सवाल उठाना जायज, आम जनता भी तो आप तो लगातार ये आवाज उठा रहे थे, फिर भी जनता ने वोट क्यों दिया? जिस बिहार में 24 महीने में 48 पुल टूट के गिर गए हो, जहां पे पटना जैसी जगह पे हत्याएं लगातार, हॉस्पिटल में घुस के लोग मार रहे हो, माफिया हावी हो, जहां पे भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और जहां पे सर्वाधिक बेरोजगारी हो, आप क्या कह रहे हैं कि वो गवर्नेंस थी? वो गवर्नेंस नहीं थी। ये जो ठगा गया है इसका जल्दी परिणाम सामने आएगा। स्वर्णिम जी, मैं तो एक ये जो कह रहे हैं ना वोट चोरी की बात, आज ही एक अखबार में खबर छपी है कि आदर्श नगर में 999 नंबर का मकान है और उसमें 232 वोटर निकले हैं रफीक खान जी के इलाके में। तो ऐसा नहीं है, वो श्री माधोपुर जाके देखो, वो हाँ, वो 7 वोट कार्ड आए ना, देखिए ब्राजीलियन मॉडल के 200 बूथों पे वो, अरे एसआईआर कराने के बाद में ब्राजीलियन मॉडल के 200 बूथ पर वो, और आपके जो सांसद वो यहाँ नहीं है। अरे इसी से तो गड़बड़ी पे काम नहीं करते हैं, जरूरी ग्राउंड पर ही काम करके आए हैं। हरियाणा में प्लॉट नंबर 250 किसी आदमी स्वर्णिम जी, ये दुरुस्त कैसे होगा? चलिए एसआईआर में सब गड़बड़ी है तो ये कैसे ठीक होगा? अगर ऐसे नकली बने हुए वोटर आईडी कार्ड तो कैसे ठीक होंगे? देखिए सुनिए, कैसे होगा? एसआईआर आया था ना, तो एसआईआर क्या केवल बिहार के लिए आया जहां 65 लाख वोट काट दिया आपने? 45 नहीं, वो तो सब 45 काट दिया ना, मान रहे हो ना, काट दिया ना। क्यों सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? क्यों देना पड़ा? क्यों इलेक्शन कमीशन ने मान रहा? सुप्रीम कोर्ट का दखल? चलिए और बता दीजिए आप, और एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, 5 साल में 45 एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, कंप्लेंट करा देते हैं 55 लाख। मतलब 45 लाख हो गया, आपने कंप्लेंट नहीं करी, आपने होती है जब सामने आई चीजें तो दे रहे हैं ना, तो जवाब क्यों नहीं देते? अब वो झूठ समझ में आ गया, 65 लाख 46 लाख याद तो है नहीं कुछ। चलिए स्वालिम जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लफ्ज पार्लियामेंट, एक लफ्ज, एक सवाल ये है कि चुनाव हो जाते हैं राज्यों में, इसके बाद इतने टाइम बाद फिर वही मुद्दा आता है, फिर बताओ बिहार में क्या प्रॉब्लम है? बताइए, आप बुलाइए मस्कट से और कराइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वर्णिम जी एक सेकेंड। श्वेता जी, कांग्रेस के लिए डराने वाली बात यह है कि देश एक दलीय संघीय व्यवस्था की तरफ तो नहीं जा रहा है, जो बिहार के नतीजे हैं। तो कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए बजाय सिस्टम में कमी निकालने के लिए, क्योंकि इतना बुरा हाल, जवाहरलाल नेहरू की आज जन्म जयंती है, बाबा चाचा नेहरू, और आज कांग्रेस का हस्र बिहार में यह है, जहां कभी इंदिरा गांधी के इशारे से मुख्यमंत्री बदला करते थे। इस पर मंथन करना चाहिए। तो कहीं न कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है। जो लोकतंत्र में जनता का फैसला गया उसको मानना चाहिए। अब उसको अब वोट चोरी से जोड़े, ये जोड़े, इनसे मुझे लगता है कि जनता में और नेगेटिव परसेप्शन जाएगा और राज्यों में नुकसान होगा। अब जो हार हो गई उस पर रिवाइव करने की दरकार है, जो नरेंद्र मोदी को जन समर्थन मिल रहा है। फाइनल कमेंट। जैसे मैम अभी मोदी जी ने बताया कि नेक्स्ट टारगेट उनका बंगाल है, मैं आपको बता देता हूँ राहुल जी का अगला टारगेट अखिलेश जी है। ये राहुल जी जो मेरे ख्याल से उनका जो विजय सूत्र है वो शायद उनको अब ऐसा लगने लगा है कि जब तक वो ये सारी रीजनल पार्टीज को खत्म नहीं कर देंगे, भले ही उसके लिए एक बार कांग्रेस को भी नीचे आना पड़े। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का क्या हश्र किया था। तो मैं समझता हूं कि राहुल जी शायद अब इस इंप्रेशन में है कि मैं पहले इन सारी रीजनल पार्टीज को निपटा देता हूं, उसके बाद हमारा तो दो स्टेचर है, तो उसके बाद हम और बीजेपी 1-to-1 फाइट करेंगे। क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि मोदी जी इतने ज्यादा भाग्य के धनी हैं, जिस तरह के तर्क इनके यहां से आते हैं। आप ये बताइए मैम कि अभी ये यही कह रहे थे ना, बड़ा एक
प्रश्न के साथ खत्म कर रहा हूं मैं और उसका सीधा जवाब दे दें कि मोदी जी ने इनने ये कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को बदल दिया। ये बस ये बता दें यहाँ पे कि इनके समय में इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते थे? ये अकेले खुद ही कर देते थे, कोई था ही नहीं जो अपॉइंट करता था। क्या मोदी जी के टाइम? अरे आप बताइए ना, आपके टाइम में कैसे अपॉइंट होते थे? सुप्रीम कोर्ट जज और नेता विपक्ष ये नहीं चुनते थे मोदी जी के कार्यकाल में? शुक्रिया आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए पिछली सरकारों में क्या हुआ, तब क्या होता था, अब क्या हो रहा है, ये चर्चा के लिए तो ये सब मुद्दे आप कुछ भी लाकर बात कर सकते हैं। लेकिन आज की बात है और आज के दिन की सबसे बड़ी बात अगर थी तो वो ये है बिहार के चुनाव के परिणाम, एनडीए का ये प्रचंड बहुमत। अब एनालिसिस की जरूरत है खासतौर से विपक्ष को भी कि आखिर कितने बड़े नंबर्स की वो उम्मीद कर रहे थे और इतने छोटे आंकड़े में सिमटकर कैसे रह गए। क्या जनता से कनेक्शन नहीं बना पाए, जनता के बीच में वो नहीं पहुंच पाए, या फिर कोई और वजह है? इस पर एनालिसिस करने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ बिहार के चुनाव के साथ ही चुनाव खत्म नहीं हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी आने वाले वक्त में और भी राज्यों में चुनाव होंगे। तो क्या हर बार हारने के बाद सिर्फ वजह ढूंढकर ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर वाकई में आप चाहते हैं कि जनता के बीच में पहुंचे, जनता के लिए पहुंचे और उसके लिए आप स्ट्रैटेजी मजबूत बनाएंगे? चलिए इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।